हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग स्लेटर्स रूल को पढ़ रहे थे। हमने उसमें देख लिया था कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आज जो है एटॉमिक रेडियस के बारे में हम कुछ चीजें और जानेंगे। वो क्या है कि एक चीज हमने पढ़ी थी कि एटॉमिक रेडियस जो है, जब आप एक ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हो तो वहां पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। ठीक है, जनरली तो ऐसा ही होता है, बट स्टिल हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं। हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप हर स्टेप के ऊपर एक नई शेल ऐड हो रही है और उस कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होगा जब भी आप नीचे मूव करोगे। बट कुछ जगह पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है। ये एक्सेप्शन किस वजह से आती है, उसका कारण क्या है, वो आज हम देखेंगे। और कहां कहां पर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ एक दो जगह पर हम देखेंगे कि कहां कहां पर एक्सेप्शन हमें जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने कल बात किया था, अगर कोई हमारे पास ग्रुप है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है मेरे पास, तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमने पढ़ लिया था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि हमने देखा था कि हर एक स्टेप के ऊपर एक नई शेल इंट्रोड्यूस हो रही होती है। तो पहले ग्रुप के लिए तो बात ठीक है, हर जगह एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ही करता है। दूसरे के लिए भी ठीक है, बट जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पहला ग्रुप है, यानी कि जिसे हम बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं, लिथियम, इसके बाद आ जाएगा बेरिलियम वाला अल्केलाइन अर्थ मेटल, और उसके बाद जो पी ब्लॉक का एलिमेंट आता है हमारा बोरोन। अगर इस ग्रुप को आप देखो, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो इस ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड है कि डाउन द ग्रुप हर जगह पर एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, बट यहां पर हमें देखने को मिलती है एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या है? देखो, एल्यूमिनियम के बाद जब आप गैलियम पर मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए थी? इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट यहां पर जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस जो है वो गैलियम से ज्यादा होती है। आप बोलोगे भाई ये कैसे हुआ? ठीक है, और अगर इंडियम और थैलियम को कंपेयर करोगे तो इनकी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है एटॉमिक रेडियस। 167 पिकोमीटर होती है और इसकी 170 पिकोमीटर होती है। देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, 3 पिकोमीटर का फर्क है। ठीक है, तो इस ग्रुप में ऐसा क्या हो गया भाई कि जो गैलियम पे एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं, बढ़ने के बजाय उल्टा घट गया। ऐसा क्या हुआ? क्या यहाँ पर क्या नई शेल इंट्रोड्यूस नहीं हुई? नई शेल भी इंट्रोड्यूस होती है, बट स्टिल यहाँ पर जो है एक्सेप्शन देखने को हमें मिलता है। तो इन ऐसी एक्सेप्शंस और भी कई जगह पर हमें देखने को मिलती है। और इन एक्सेप्शंस का क्या कारण है, पहले हम उस कारण को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसमें ऐसा क्या फर्क हुआ। तो पहली चीज तो हमें ये पता लगी कि आज का टॉपिक हम पढ़ने क्यों वाले हैं। उसका पढ़ने का कारण यही है कि यहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है और उस एक्सेप्शन का रीजन जो है उसको खोजने के लिए हम आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसका नाम है हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या जिसे हम एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज होती है। देखो, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट कल जो पढ़ा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से बहुत सारी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। तो इसका बेसिक कारण जो है यहाँ पर इसके बढ़ने का, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है। घूम फिर के आप लास्ट में जब रिजल्ट निकालोगे तो यही देखोगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ही इसमें फर्क पड़ा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे इस चीज को इफेक्ट करता है, तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा। जो बोरोन है, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p5 अपना एटॉमिक नंबर है, 2p1 हो जाएगी। एल्यूमिनियम के लिए देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, गैलियम के लिए देखोगे तो वो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s2 3d10 and then 3p1 4p1।
ये हो जाएगी आपके गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहां पर गैलियम का साइज इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज क्यों हो गया, उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे इस चीज को इफेक्ट करता है ये देखते हैं। देखो कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंपेयर करें बिटवीन एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका था? याद कीजिए, वेरी गुड। कल लास्ट क्लास में मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था कि एस का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है, और जो डी और एफ है इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी ज्यादा पुअर होता है। और मैंने आपको कल जब ये चीज बताई थी तब साथ के साथ बोला था कि इसके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ही बहुत सारी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। तो इसके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है ऐसा देखो। अब अगर आप एल्यूमिनियम और गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करो, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम है इसके अंदर कहीं पर भी ना डी सबशेल है ना ही एफ सबशेल है, बट जैसे ही आप गैलियम पे मूव करते हो, गैलियम पे मूव करते यहां पर 3d10 भी बीच में आता है। तो डी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन गैलियम। ठीक, अब इस गैलियम के अंदर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होगा यहां पर देखो। मान लेते हैं यहां पर आपका आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां पे जो है न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम और गैलियम को कंपेयर करते हैं तो एल्यूमिनियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि जब आप डी इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हो तो उसका निकालने का तरीका अलग होता है, और अगर आप निकालते हो हमारे एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखना है कि अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम में या गैलियम में, हालांकि हम देख सकते हैं कि जो गैलियम है उसमें एक सबशेल एक्स्ट्रा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो हमारी एल्यूमिनियम थी उसमें 3 थी, अब जो गैलियम है उसके अंदर 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, आपका 4th सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, सबसे आउटर वाला। ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम और ये है गैलियम। ठीक है, साइज हमें एक्सपेक्टेड तो यही है कि गैलियम का साइज बड़ा होगा, बट देखो क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम को जब हम कंपेयर करते हैं तो एल्यूमिनियम के अंदर कोई डी सबशेल प्रेजेंट नहीं है, बट जैसे ही गैलियम पे मूव करते हैं एकदम से डी सबशेल आ जाती है। और इस डी सबशेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा क्या है, पुअर है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है देखो, पहली चीज तो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर होना चाहिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो आप अपनी जो लास्ट वीडियो हमने करी थी उसको देख सकते हो फिर से। ठीक है, और अगर ये चीज क्लियर है तभी ये समझ में आएगा। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होगा क्या, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली हमने क्या बोला था कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, न्यूक्लियस और इस आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। और अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जो है एक स्क्रीन जो बना रखी है इलेक्ट्रॉन्स ने यहां पर जो कि इस अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, अगर ये स्क्रीन पुअरली शील्ड कर रही हो, यानी कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन कम है बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो इस चीज को कि पहले एक जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है नॉर्मल आपका, वो क्या करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को रोकता है। ठीक है, जैसे कि हम जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा जो है वो डी सबशेल के लिए कम है, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो कम आएगा। अगर ये कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो डी और एफ का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से ये जो सिग्मा है ये घट जाएगा। ये घटने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
बढ़ जाता है। यानी कि ये न्यूक्लियस जो है, अगर ये बीच वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ गई तो ये सब शेल जो है ये न्यूक्लियस के पास आ जाएगी, और ये इतनी ज्यादा पास आ जाती है कि इसका जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। ठीक है जी। और जैसे ही आप नेक्स्ट में मूव करोगे गैलियम के बाद इंडियम पे, इसमें अब गैलियम है इसमें भी 3D होता है, इंडियम में जाओगे इसके अंदर 4D प्रेजेंट होता है, दोनों के अंदर D है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का ही पुअर है, बट एक नई शेल एंटर हुई है इंडियम के अंदर, तो यहां तो साइज नॉर्मली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इंडियम से थैलियम पे जाए तो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब यहाँ क्यों सेम हो गया भाई, बढ़ना चाहिए था यहाँ पे तो, बट इंडियम के अंदर डी प्रेजेंट होता है, उसके बाद थैलियम पे जैसे ही मूव करोगे यहाँ पर एफ भी आ जाएगा। एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा पुअर है, वो और ज्यादा अट्रैक्ट करता है और जो साइज है उसको अप्रोक्सीमेटली सेम बना देता है। तो ये जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पर लेंथेनॉइड्स के आने की वजह से, वैसे एल्यूमिनियम से गैलियम पे आने पे तो ये डी सबशेल आने की वजह से साइज में फर्क पड़ा, बट ये वाला जो साइज वेरिएशन है ये लगभग हमें हर जगह देखने को मिलती है। तो लास्ट के 2-3 एलिमेंट्स होते हैं किसी ग्रुप के, उनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है या डिक्रीज और इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होता है। और अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी देखोगे, जैसे फर्स्ट वाला ग्रुप उठाओ, अगर थर्ड ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्कैंडियम वाला, स्कैंडियम नीचे यट्रियम आ गया आपका, उसके बाद जो है लेंथेनाइड आ गया, फिर एक्टिनोइड आ गया। अब उसमें अगर देखोगे तो वहां भी आपको ये एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। तो ये जो लेंथेनॉइड्स आने की वजह से या लेंथेनॉइड के आने की वजह से किसी एलिमेंट का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट से भी रिलेट कर सकते हो डायरेक्ट, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बट ये जो रीजंस हैं कि एक्सेप्शंस क्यों देखने को मिलती हैं हमें, वो रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का एक और कनेक्शन है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर डी और एफ सबशेल प्रेजेंट होती है तो वहां पर हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल सकती हैं। तो वहां पर उसको समझने के लिए जो है आपको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखना, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी जो है डेफिनेशन लिखते हैं। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ड्यू टू complicated structure of F subshell and poor shielding effect of F subshell, the attraction between nucleus and the outermost shell increases, so the size is contracted or decreased. ठीक है, and this is known as लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, जहां पर एफ ऑर्बिटल जो है उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से और साथ के साथ जो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होने की वजह से जो अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिस कारण से जो उसका साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो है ये बेसिकली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई आप ग्रुप उठा लोगे तो
ये जो डी की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर ये जो हमने डी सबशेल आने की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखा, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, बाकी दोनों जो है चीजें एक ही हैं। अगर तो कहीं पर एक्सेप्शन हमें डी ऑर्बिटल के आने की वजह से दिखाई दे रही है तो उसे हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं, और अगर कहीं पर एफ सबशेल के आने की वजह से हमें एक्सेप्शन दिखाई दे रही है तो उसे हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोल देते हैं। और लेंथेनॉइड के बाद जो अगली सीरीज आती है, अगर उसकी वजह से हमें कहीं पर एक्सेप्शन देखने को मिल रही है तो उसे हम एक्टेनॉइड ट्रांजिशन बोल देते हैं, एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाने के लिए बीच में जो है डी सबशेल आएगी, तो डी जो है, डी कहां पर बिलोंग करता है आपका ट्रांजिशन, जो हमने ब्लॉक बना रखा है पूरा डी ब्लॉक, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आने की वजह से जो एल्यूमिनियम और गैलियम है, यहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिली, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिस कारण से साइज में वेरिएशन देखने को मिलती है। देखो वैसे ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आता है एस ब्लॉक चैप्टर जब आप पढ़ते हैं या पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि जब तब हम इस चीज को पढ़े तो ये चीजें आपको नई ना लगे, आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, क्या है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। फिर वहां पर हम ढेर सारी एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं, तो एक्सेप्शन आते ही आपके माइंड में रीजन पहले क्लिक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। वो रीजन सारे मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये रीजन हो सकता है एक्सेप्शन का, ये रीजन हो सकता है आपके एक्सेप्शन का। ठीक है, तो ये बात हुई एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस का जो मुद्दा है अब यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर हम मूव करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको नोट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल न्यू है आपके लिए। एटॉमिक रेडियस तो आपने पहले भी पढ़ा था, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और उसकी वेरिएशन भी देखते हैं, बट अब हमने एटॉमिक रेडियस को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाई कि अलोंग द पीरियड जो है क्यों डिक्रीज करता है, और दूसरी चीज हमने ये भी देखी कि कुछ जो एक्सेप्शंस देखने को मिलती है वो किस वजह से आती है। तो अब नेक्स्ट जो है हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? देखो सबसे पहली चीज, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, लेट्स से लिथियम है मेरे पास, तो पहली शेल में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन और उसकी अगली शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिथियम का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, अब देखो आप सभी को मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इस न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्टेड, इसके अंदर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है जिस कारण से ये अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुआ है कि कहीं बाहर उड़ करके नहीं जा रहा। तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन। देखो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को इससे अलग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ एनर्जी दी आपने इस एलिमेंट को इसका इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, तो जितनी एनर्जी आप दोगे उसी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? कि मिनिमम आपको कितनी एनर्जी चाहिए किसी एलिमेंट से उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वही होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, या फिर सिंपली लिख सकते हो 281। ये सोडियम है आपके पास। सोडियम का अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस
सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जो आप इसको एनर्जी दोगे उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक तो सिंपल सी चीज हमें ये समझ में आ गई कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका सोडियम यहां पर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो सोडियम अगर सॉलिड स्टेट में है तो डायरेक्ट आप इसको सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, पहले इस सॉलिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, फिर सोडियम की गैसियस फॉर्म से जो है वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होता है। ठीक है, तो इस चीज को और ध्यान में रखें। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तब तक अधूरी है जब तक आप उसमें गैसियस स्टेट मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली अब इस डेफिनेशन को अब हम कंप्लीट करें अगर, तो क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए। समझ गए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो आइए इसको लिख भी लेते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट of energy which is required to eject the electron from the valence shell। वैलेंस शेल का मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो आउटर मोस्ट शेल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल व्हेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो। ठीक है, तो ये हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कि मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए एनर्जी का किसी गैसियस एलिमेंट से या गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज को आप सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आएगा वो कौन सी एनर्जी होगी? सब्लिमेशन। ये आपने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब आप गैसियस से डायरेक्ट जो है अगर सॉलिड से गैसियस के अंदर कन्वर्ट करते हो, यानी कि एक फिजिकल स्टेट को स्किप करके अगर सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड आप बनाते हो तो वहां पर जो एनर्जी का चेंज आता है उस एनर्जी चेंज को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक, अब ये तो बात हुई कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे इसका ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप जाने पर ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को? तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं इसमें आपको बता रहा हूं दैट इज एटॉमिक साइज। देखो, एटॉमिक साइज से आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वरी करती है ये देखते हैं। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है आपके एटॉमिक साइज की या एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, या वाइस वर्सा कि एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है आइए देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है ये, एटॉमिक साइज मान लो दो एलिमेंट्स हैं आपके पास,
एक है आपके पास लिथियम, ठीक है, जिसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास लिथियम। और दूसरा मैं यहां पर बना रहा हूं सोडियम। अगर इन दोनों को देखोगे आप, ये आपका लिथियम और ये है सोडियम, ठीक है। हम सभी को मालूम है कि जो सोडियम है उसकी एटॉमिक रेडियस जो है लिथियम से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, कि लिथियम के बाद जब हम सोडियम पर मूव करेंगे और या इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो आपको मालूम है कि सोडियम जो है उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है लिथियम से। अगर सोडियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, सोडियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, तो उस कारण से क्या होगा, अगर इसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है मतलब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। अगर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, अब एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है ना कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी ज्यादा उस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी। सिंपल सी बात है कि अगर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन एक यहां पर पड़ा और एक यहां पर पड़ा हो, तो जो पास में होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और साइज बड़ा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला जाता है। तो दूर चला जाने के कारण हमें करना क्या है, बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है यहां से। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हो तो और रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जितनी ज्यादा इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, यानी जितना स्ट्रांगली उसने पकड़ा होगा उतना उसको वहां से अलग करने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर उल्टा देखो तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी अट्रैक्शन कम होगी, जितना वीकली उसने होल्ड कर रखा होगा, उतना उसको तोड़ना आसान है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, और 2 दोस्तों के बीच में पूरी गहरी दोस्ती है, ठीक है, और एक और उसी क्लास में 2 दोस्त और हैं जिनमें कुछ खास गहरी दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो एक बंदा है क्लास में जिसका भड़काने का काम है, एक दूसरे के खिलाफ वो भड़काता है, ठीक है। वो गया, जिनके बीच में गहरी दोस्ती थी पहले उसने उसको भड़काया, और फिर वो गया उनके पास जिनके बीच में जो है ठीक ठाक सी दोस्ती थी उनको भड़काने की कोशिश की। तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड अच्छा नहीं था, यानी कि ज्यादा अट्रैक्शन नहीं थी एक दूसरे के लिए, उसने थोड़ा सा भड़काया और वो उनकी दोस्ती टूट गई। बट जो जिनमें गहरी दोस्ती थी उसको जाकर के भड़काया तो भाई उनकी दोस्ती तो अभी तक बरकरार है, वो नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी, क्योंकि उनके बीच में एक बॉन्ड और जो अट्रैक्शन है वो काफी मजबूत थी। तो वही चीज ही यहाँ पर होती है कि हमारे अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल का मतलब कि उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा देगी, ठीक है। तो समझ गए इस चीज को कि एटॉमिक रेडियस से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से वेरी करती है। अगर किसी का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा उतनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जितना साइज बड़ा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी एटॉमिक साइज की वेरिएशन, ठीक है। तो सिंपली इसमें हम लिख सकते हैं मोर is the atomic radius lesser will be the ionization energy, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके बाद, एटॉमिक साइज के बाद देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। देखो हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी थी तो वहां पर हमने 2 एक्सेप्शंस देखी थी, अगर आपको याद हो, कॉपर और क्रोमियम के केस में, जहां पर हमने देखा था कि हाफ फील्ड और जो फुल्ली फील्ड हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और उसका कारण भी पढ़ा था हमने एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इफेक्ट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो कोई एक एलिमेंट अगर ऐसा है जिसकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड है। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएशन देखूं, देखो इसको समझने से पहले एक चीज हो, एटॉमिक साइज जो हमने पढ़ा, एटॉमिक साइज हमने क्या बोला कि ज्यादा होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम इसका ट्रेंड देखें अलोंग दी पीरियड या फिर डाउन दी ग्रुप, तो वहां पर हमें मालूम है जब हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो आयनेशन एनर्जी से इनवर्सली रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो आयनेशन एनर्जी कम। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। और अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, हम सब पढ़ चुके हैं डिटेल। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हो। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है तो आयनेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आयनेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है, और उन एक्सेप्शंस का कारण होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर मैं एक ग्रुप लिख दूं, यहाँ एक पीरियड लिखता हूं सेकंड, ये वाला लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड, ठीक है। जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो, जब इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो आपको मालूम है कि एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी कि एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करोगे तो उसका साइज जो है वो छोटा होगा, और इसमें सबसे छोटा साइज नियोन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम एंड, ठीक है, ये आपको मालूम है। और इस हिसाब से अगर एटॉमिक रेडियस इधर जाते हुए घटती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट हमें यहाँ पर दो एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का कारण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर यहां पर हम इन दोनों को देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नॉर्मली एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है यहां पर कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, साइज देखो किसका छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड तो ये है कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्यों एक्सपेक्टेड भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की रेडियस कम है, ऑक्सीजन की रेडियस कम तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हमें मालूम है कि इनवर्सली रिलेटेड। बट इन रियल ऐसा नहीं है। इन रियल जो नाइट्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। अब भाई ऐसा क्यों हुआ, तो इसको समझने के लिए हमें देखनी होगी इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे पहले मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 7 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए, 1s2 2s2 2p3, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स वाइज भर रहा हूं, 2p3, यानी कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2px1 2py1 2pz। हमने उनजूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक हम वो पहले वाले में पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p के अंदर, अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले x के अंदर आ जाएंगे 2, फिर आ जाएंगे 2py के अंदर 1, फिर 2pz के अंदर। ठीक है, तो इनको चाहो तो आप ऐसे भी पहले नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखते हो। बस मैंने आगे ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग कर दी है यहाँ पर कि p सबशेल जो है आगे 3 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइडेड है, px py pz। ठीक है, और px के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया नाइट्रोजन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में px में 2, py में 1 और pz में 1। ठीक है, अब जो है आप एक चीज देख सकते हो कि p सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 6 आते हैं। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन को यहां पर आप ऑब्जर्व करो तो नाइट्रोजन को आप देख सकते हो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यानी सिंपली आप एक चीज बोल सकते हो कि नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड,
नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फील्ड, ठीक है। बट अगर ऑक्सीजन को देखो तो ये तो हाफ फील्ड नहीं है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने एक चीज समझी है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड होती है, तो वहां पर जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, पढ़ा है हमने पहले सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन के जो पी सबशेल है, पी सबशेल हाफ फील्ड होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी कि अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा, ठीक है। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब एक चीज समझिए कि एक तो ऐसा है कि मैं फिलहाल स्टेबल हूं, कोई मेरे को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या मैं इजिली हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। बट अगर मैं अनस्टेबल हूं और कोई मेरे को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तो मैं बड़ा भाग के इजिली हो जाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। जिस वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेड था पहले कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए ड्यू टू एटॉमिक रेडियस, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इन रियलिटी नाइट्रोजन की जो आयनेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक कारण हो सकता है फॉर दी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर more stable, so that's why more energy is required for the removal of electron, that is ionization energy is higher for those elements which have exactly half filled or fully filled electronic configuration. तो बात को समझ गए कि अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए हमें एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमने कभी यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखी, और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम देखेंगे, उसके भी कारण है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।